क्या रूटीन लोगों को फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में? रूटीन मैंने सबसे पहली बात कही क्या इंसान 102 साल भी जी सकता है? जी बिल्कुल जी सकता है स्वस्थ भारत की जी। ये कहाँ तक चल पाएगी? दूरदर्शी बात है। तो ये अपने बल पे जाती है या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है? जवाब जो है वो सरकार ही दे सकती है। महिलाओं के हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाते हैं जी सबसे बड़ा कारण है देर रात तक जागना। तो क्या स्पोर्ट्स में भी इस टाइप की पॉलिटिक्स? गिरना ही है खाई में तो आप जरूर गिरेंगे। सही उम्र क्या होती है बच्चों की स्पोर्ट्स की तरह उनकी नींव रखी जाए? ऊँट के पाँव तो पालने में नजर आ जाते हैं। आप इसमें से क्या पसंद करेंगी? आप मेरी दोस्त हैं या दुश्मन? पैकेट घुमाओ और खुद जान जाओ वाली एक खेल खेल लेंगे तब आप समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म वुमनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। योग के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित 102 साल की एक महिला चार्लोट चॉपिन, जिन्होंने 50 साल की एज के बाद भी योग सीखकर आयु सीमा के सभी मापदंडों को चुनौती दी। ऐसे ही कुछ हस्तियां हैं जो फिटनेस के मामलों में हम सभी के लिए मिसाल हैं। उन्हीं हस्तियों में से एक आज हमारे साथ मौजूद हैं जो फिटनेस का जीता जागता उदाहरण है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋचा सूद, जो फिटनेस और फैशन की आइकॉन हैं। रॉयल किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल की फाउंडर और डायरेक्टर हैं। ऋचा जी 130 से ज्यादा बुक लिख चुकी हैं और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और खासकर महिलाओं के हाइजीन को लेकर काम कर रही हैं। अपने बिजी शेड्यूल्स के बावजूद डॉक्टर ऋचा जी की फिटनेस, उनकी एनर्जी और उनका यंग लुक हर किसी को इंस्पायर करता है। सच कहें तो इनके लिए एज इज जस्ट ए नंबर। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू पुनीता जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो में आके, और स्पेशली आपका जो शो है वुमनिया, जो अब तक बहुत फेमस हो चुका है जी। तो मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ एक बार दोबारा से गूंजने वाली है वुमनिया को लेकर। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो पहला सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि वुमनिया के प्लेटफॉर्म पे कि जनरली फीमेल से ऐसा सवाल पूछा तो नहीं जाता, वो जवाब देने में भी हिचकिचाती हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आपकी एज क्या है? मैं 55 साल की हो चुकी हूँ और 56 ईयर्स की होने जा रही हूँ जनवरी में। क्या बात है। और आप इस उम्र में भी इतनी फिट आप रहती हैं, इतना फिटनेस पे इतना ध्यान रखती हैं, इसका क्या राज है? इसका राज है सबसे पहला अनुशासन, दूसरा कमिटमेंट हेल्थ के लिए। मेरा मानना है कि हमारा शरीर ही हमारा पहला जीवन साथी है और आखिरी जीवन साथी है, और हमारा पैदा होने से लेके अब तक हमारा शरीर ही पहला घर है और आखिरी घर है जिसमें हम रहते हैं। तो हमारी इसके प्रति जो कमिटमेंट होनी चाहिए मैं उसे निभाती हूँ। बाकी सब कमिटमेंट्स को निभाती हूँ लेकिन इसे सबसे पहले निभाती हूँ। हर रोज़ लगभग 2 से ढाई घंटा, कभी 3 घंटा मैं फिटनेस एक्सरसाइज, कभी एरोबिक्स, कभी पिलाटेस, कभी क्रॉसफिट, कभी वेट ट्रेनिंग, कभी रनिंग, कभी स्टेडियम, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी प्रेरित करती हूँ कि वो भी करें और फिट रहें। तो यही राज है कि मैं अभी 55 की तो हो चुकी हूँ, लेकिन लगती कितने की हूँ डिपेंड्स। मुझे याद है आज भी जब मैं गाजियाबाद में आई थी जी। तो आपकी बड़ी चर्चाएं होती थी फिटनेस को लेके, तब भी होती थी। जी। तब मुझे लगता है स्पोर्ट्स आप खेलती होंगी, जाती होंगी, तब भी खूब चर्चाएं होती थी आपके बारे में। तो मैं अक्सर, मेरा रहता है कि आपसे मिलूंगी क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में रही हूँ, तो मेरा हमेशा रहता था कि रुझान कि आपसे कभी मुलाकात हो, बातचीत करूँ, कैसे आप करते हो, क्या करते हो। तो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को एक डिटेल्स के साथ, क्योंकि वो रूटीन आपका कभी टूटा नहीं जी। जिस रूटीन के साथ आपने शुरुआत की बचपन से, जो आपने बताया, तो मैं चाहती हूँ क्या रूटीन लोगों को फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में, तो और आप क्या फॉलो करती हैं, किस टाइप से शुरुआत सुबह की होती है आपकी और कैसे आपकी रात होती है? रूटीन मैंने सबसे पहली बात कही कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अपने आप से कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मुद्दा होता है कि हम बिस्तर को पकड़े रखते हैं। हमें रज़ाई में से निकलना, बिस्तर में से निकलना बहुत मुश्किल लगता है। आलस को छोड़ना पड़ेगा। जी, पहली कमिटमेंट ये है कि आलस को छोड़ना है, सुबह जल्दी उठना है। तो 1985 से लेकर के मैं आज तक सुबह लगभग 4:45 और 5 बजे उठ जाती हूँ। और उसके बाद मेरी एक्सरसाइज अपने रोज के कामों से मुक्त होकर के उसके बाद मैं एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल कमिटेड हूँ 1985 से आज तक। अच्छा। हाँ, कोरोना में मुझे समर वेकेशंस मिली थी कुछ दिनों की, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि नहीं, हम आपके साथ ऑनलाइन एक्सरसाइज करेंगे। तो फिर मतलब कोरोना काल में मेरे ख्याल से 1 महीना मैं सोई होंगी,
जो मैं सुबह 5 बजे नहीं उठी। लेकिन तब से लेके आज लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं कि मैं सुबह 4:45 और 5 बजे उठ जाती हूँ, और उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद अपना जो स्कूल का काम है वो, बाकी की जिम्मेदारियाँ वो, घर की जिम्मेदारियाँ वो निभाई, और शाम को फिर 1 घंटा एक्सरसाइज। और मेरा ये रूटीन है, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं शाम को 7 बजे से पहले डिनर कर लूँ, क्योंकि 7 बजे से पहले डिनर करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो डाइजेशन है वो पूरी तरीके से हो जाता है। हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है 10 से लेकर के रात के 2 बजे के बीच में, और 2 बजे से 3 बजे के बीच में वो खाना हमें शक्ति दे देता है जो हमारे शरीर को खाने से मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरी फिटनेस का और मेरी एज ना दिखने का यही अनुशासन, और इस अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता, यही कारण है। अच्छा, अनुशासन आप जो कह रही हैं, क्या इंसान 102 साल भी जी सकता है इस रूटीन को फॉलो करते हुए, योग के माध्यम से, मतलब डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसके माध्यम से करते हुए? क्या 100 से ऊपर भी जी सकता है क्या? जी बिल्कुल जी सकता है। और अब हमारी एज कम होती जा रही है, क्रोनोलॉजिकल एज हमारी कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ हमारी डाइट्स, हमारा खाना, हमारा फूड। नहीं तो आप पुराने समय में देखिए, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, ये लोग भी 80-90 साल, 100 साल, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। फिजिकल एक्टिविटी मींस कि आप के घर में गाय है, आपके घर में चक्की है, बिल्कुल, आपके घर में पोछा झाड़ू आप खुद कर रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में ये लोग फिजिकली इन्वॉल्व थे। तो जितना आप शरीर को चलाएंगे, शरीर उतना चलेगा और उतनी लंबी आयु आप जी सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप बिस्तर से प्यार करेंगे तो फिर बिस्तर आपको प्यार करेगा। बिल्कुल सही तो आपने बिस्तर से प्यार करना छोड़िए, उठिए, तभी बिस्तर भी आपको कहेगा कि नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। बिल्कुल। अभी जैसे आपसे बात करते करते मेरे जहन में एक आया, मैं अक्सर देखती हूँ जब सोशल मीडिया पे बहुत रील्स वगैरह आती रहती हैं, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ये रील्स आई कि उनकी एज, जिनकी एज 55 है या 60 की है एज, और उन्होंने जब फिटनेस पे काम किया, योग किया, मेडिटेशन की और इस पे काम किया, तो उनकी जो एज है वो स्कैनर के थ्रू उनकी एज 27, 30 लाइक ऐसी आती है। तो ये क्या है, मैं चाहती हूँ वो भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। पुनीता जी, जो आपने सवाल पूछा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और आज के लोगों को इसे जानना भी चाहिए। एक होती है हमारी नंबर वाइज क्रोनोलॉजिकल एज, और एक होती है हमारी बायोलॉजिकल एज। बिल्कुल। तो बायोलॉजिकल एज के लिए आजकल एक फेस एज करके AI टेस्ट आने लगा है। अभी बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने ये खुद पे किया है। अच्छा। और कहाँ किया है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई थी फिनलैंड, तो वहाँ से मैंने जर्मनी घूमने का इरादा बनाया और वहाँ से मैं हाइडलबर्ग गई। अच्छा। तो हाइडलबर्ग में एक म्यूजियम है, कार्पर म्यूजियम, जो एनाटमी, MBBS के बच्चों को, मींस मेडिकल के बच्चों को, वहाँ पर एनाटमी, पूरी मसल्स एंड ऑल एवरीथिंग, मतलब जो भी एक बच्चे के लिए होना चाहिए, तो उसके मॉडल्स बने हुए हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि असली मॉडल्स हैं। वहीं पर एक स्क्रीन लगी हुई थी। अच्छा। तो मैं उस स्क्रीन के सामने चली गई, मुझे पता नहीं चला, तो उसमें लिखा आ रहा था 23 एंग्री, मतलब उसमें आपका मूड और आपकी एज बता रहे थे। अच्छा। तो मैं पास जाके देखा तो उसमें लिखा हुआ एज 23 और नीचे लिखा हुआ मूड आपका एंग्री। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा एज 23, मेरी एज तो 23 नहीं है, ये अब से 3 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो मैं दोबारा गई, तो उसमें लिखा आया कि एज 27 हैप्पी, क्योंकि मैंने फिर स्माइल किया। अच्छा, ओके। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि ये एक्चुअली आपकी बायोलॉजिकल एज बता रहा है ये वाली स्क्रीन। तो फिर मैं दोबारा गई, मैंने कहा मेरी एज तो ना 23 है ना 27 है। मैं और मुस्कुराते हुए और अच्छे से उसके सामने गई, तो उसने मेरी एज फिर से बताई 25 ईयर्स। क्या बात है। और उसके साथ लिखा आया ±5 ईयर्स। मैं फिर गई उसके सामने और पास गई उस स्कैनर के पास, तो फाइनली उसने मेरी एज बताई 29 ईयर्स ±7 ईयर्स। अच्छा, तो मतलब इससे आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि आपको लगा होगा कि इतने समय तक मैंने जो अपने शरीर के साथ किया और जो फिटनेस में मैंने काम किया, आज वो शायद आपको सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल। अपनी बायोलॉजिकल एज जब मुझे समझ में आई कि अरे वाह, मेरे अंदर जो मेरी बोन्स हैं वो हेल्दी हैं, मेरे अंदर जो ब्लड है वो हेल्दी है, मेरे ऑर्गन्स जो है वो हेल्दी है, मेरी स्किन जो है वो हेल्दी है। तो मुझे समझ में आया कि ये बायोलॉजिकल एज का टेस्ट है, और वो वीडियोस मेरे पास आज तक सुरक्षित हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को भी दिखाती हूँ कि देखो बायोलॉजिकल एज ऐसे होती है। और कई लोगों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं कि जैसे
हैं तो वो 30 साल के, लेकिन उनका बॉडी बिहेवियर ऐसे लगता है कि वो 55-60 साल के हैं। मतलब उनकी एक्सरसाइज करने में ऐसे लगेगा कि उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है, थक रहे हैं, सांस फूल रही है। तो मैंने ऐसा भी देखा है। तो मैं हर किसी को यही मोटिवेट करना चाहूँगी वुमनिया के थ्रू कि हर वुमेन को अपनी बायोलॉजिकल एज को बचा के रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, फिटनेस पे काम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, बिल्कुल बहुत आपने जरूरी ठीक है। कहा। अगर आपको अपने 23 घंटे अच्छे बिताने हैं तो 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर जरूर करें। करनी चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए मेरे माइंड में एक सवाल और आ रहा है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी। एक मुहिम चलाई हुई है बिल्कुल। स्वस्थ भारत की, जी, तो इस पे आपको क्या लगता है कि स्वस्थ भारत की जो मुहिम चली है, क्या वाकई उस पे देश काम कर रहा है? ये कहाँ तक चल पाएगी? देखिए ये एक बहुत दूरदर्शी बात है। हमारी पीढ़ियों तक के लिए हमारे देश की जो धरोहर है योग, उसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने विश्व स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है, विश्व स्तरीय मंच दे दिया है। बहुत दूर तक सोचने वाली सोच है जिसका ये परिणाम है। और इस बार 11वां जो विश्व योग दिवस था, उसका जो थीम था वो था वन अर्थ वन हेल्थ। पहले पृथ्वी का स्वास्थ्य और उसके बाद हम में से हर एक का स्वास्थ्य। तो ये काम जरूर करेगा और कर भी रहा है। इसके जरिए ज्यादा ना सही 1 महीना पहले तो लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये तो कह रहे हैं। तो उस 1 महीने में मान लीजिए अगर 100 लोग तैयारी करते हैं कम से तो कम 100 में से 10 या 20 तो फिर उसे अगले साल ले ही जाते हैं। कम से कम उस दिन तो योग कर ही लेते हैं, Yes. पिक्चर पोस्ट हो ही जाती है। हो ही जाती है। और नहीं तो कम से कम ये तो होता है कि अगर आज 100 लोगों ने अपनी फोटो खींची है तो 100 में से 20 तो जरूर प्रेरित होते हैं। हाँ, और वो 20 अगले साल इसको अपने एक डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बना बिल्कुल लेते बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा। अभी जैसे मैं आपको देख रही हूँ स्पोर्ट्स में, क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से जन्मी आपने मुझे लगता है इसी के लिए लिया है, खेलने के लिए ही लिया है। और खेलते खेलते आज इस उम्र में, इस एज में आने के बाद भी आप मास्टर्स में खेल रही हैं। जी। एशियाई मास्टर्स में भी आप गई थी खेलने के लिए, गोल्ड मेडल भी आपको मिला है। कि जो ओलंपिक्स में जो लोगों को एक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो ये अपने बल पे जाती है या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 35 से 40 साल की उम्र पार करने के बाद यदि कोई एथलीट खेलता है, स्पेशली एथलीट, कुछ गेम्स में तो वो खेलते ही रहते हैं। जैसे चेस है, आप कितने साल तक खेलते रहेंगे, आपकी फिजिकल फिटनेस उसके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है 60-70% रखते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कि आपको फिजिकली परफॉर्म करना है, वहां पे आपको मेंटली परफॉर्म करना है। तो वहां तो 40-50 साल तक की एज तक सरकार जिम्मेदारी उठाती है। लेकिन एथलेटिक्स हुआ या जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, दूसरे गेम्स हैं, जहां पर परफॉर्मेंस आपकी टोटली फिजिकल स्ट्रेंथ पे निर्भर करती है, वहां पर हमारा दुर्भाग्य है कि मास्टर्स को हमारे देश में उतनी अहमियत नहीं दी जाती, उतनी क्या कितनी भी अहमियत नहीं दी जाती। क्या जिस तरीके की हमारी पहचान होनी चाहिए वो नहीं मिलती, वो नहीं मिल पाती। क्या इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, एक तो हमारी कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं। मुझे लगता है ये कारण हो सकता है कि अगर हम ये तो इंटरनेशनल कैटेगरी है पूरी, जो बनी है मेरे ख्याल से। इंटरनेशनल कैटेगरीज ही हैं 35 से ऊपर 105 ईयर्स तक, हर 5 ईयर पे एक कैटेगरी है। ठीक है। तो वो 17-18 कैटेगरीज हो जाती हैं। Okay. तो 17-18 कैटेगरीज में अगर हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक्स में जाएगा तो 2 खिलाड़ी जाएंगे या 1 खिलाड़ी जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे जो वर्ल्ड गेम्स होते हैं उसमें हमारी 17-18 कैटेगरीज के 17-18 प्लेयर्स जाएंगे। ठीक है। एक इवेंट के लिए। ओके। या इसके डबल जा सकते हैं। ठीक है, तो उनको स्पॉन्सर करना यानी 17-18 गुना खर्चा गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। ठीक है। मुझे लगता है कि ये कारण भी हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। इसका जवाब सरकार ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती। क्यों मुझे नहीं लगता करना है कि जहां माननीय प्रधानमंत्री ने स्वस्थ भारत की कल्पना करते हैं और वो खेलों को बढ़ावा देते हैं। खेलो इंडिया जैसी मुहिम चल रही है। खेलो इंडिया में क्या हम इंडियन नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीच में जो लोग हैं, जो बीच में लोग हैं, यानी कि जिनको आगे बढ़ के काम करने की ड्यूटी दी हुई है, मुझे लगता है वो शायद सही ड्यूटी नहीं निभा रहे। ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब मैंने यही बोला कि इस चीज का जवाब जो है वो सरकार ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती। कि क्या कारण है कि मास्टर्स को जितनी एक्नॉलेजमेंट और जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है
तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया के खेलने के लिए बाहर आ सकते हैं। देखिए हमारी जनसंख्या बहुत है और जो हमारी अब तक की 50-55 वाली पीढ़ी है वो दूसरे देशों से ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी जी है जब उन्होंने चक्की भी चलाई है, जब उन्होंने घर के झाड़ू पोछे बर्तन भी किए हैं। ये मशीनें और वॉशिंग मशीनें नहीं हैं, हाथों से थापी से कपड़े भी धोए हैं तो हाथ भी मजबूत हैं, भैंस का दूध भी निकाला है तो बाहें भी मजबूत हैं। तो ये लोगों में जान दमखम बहुत है। तो मुझे लगता है ये तो आप कर रही है ना, आपको कहीं थाईलैंड जाना है या बाहर जाना है, आप अपने पैसे से जा रही हैं। जी बिल्कुल। और जिनके पास टैलेंट है, फिटनेस है, सब है, पैसा नहीं है, लेकिन वो कैसे जाएंगे फिर? तो वो नहीं जा पाएंगे। अपना पैसा खर्चेंगे तो जाएंगे। इसको सरकार ने ये समझ लिया कि ये शायद शौक है, लेकिन यदि सरकार इसे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा समझ ले तो शायद वो स्पॉन्सर करना शुरू करेगी सरकार। क्योंकि हम लोग आज अगर 55 साल की मैं होकर के 25 साल की लड़कियों से ज्यादा मेहनत कर सकती हूँ, फिजिकली ज्यादा एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो ये उनके लिए एक प्रेरणा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो यदि सरकार भी इस तरीके से सोचे तो फिर हो सकता है हमारे लिए भी रास्ते खुल जाएं। बिल्कुल। एक सवाल और है कि जैसे आप गोल्ड मेडल लेके आई जी, तो जब ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल आते हैं जी, तो वाही क्या एयरपोर्ट से शुरू हो जाते हैं सेलिब्रेशन, करोड़ों रुपए बरसते हैं। तो आपके लिए कोई रिकॉग्निशन आपको मिली जब आप गोल्ड मेडल लेकर आई? कहीं कोई आपके लिए कोई सिर्फ प्रोग्राम? हमारी एसोसिएशंस हमें वेलकम करती हैं, हमारी एसोसिएशंस हमें सम्मानित करती हैं। और हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे हम गाजियाबाद के हैं तो गाजियाबाद के प्रशासन की तरफ से हमें कभी कभी, हमेशा नहीं, जबकि हम खुद जाके उन्हें अपना मेडल दिखाते हैं डीएम को या यहाँ के सांसदों को या विधायकों को, तब हमें रिकग्निशन मिलती है, तब हमें वो थोड़ा सा सम्मान देते हैं। लेकिन जिस तरीके से ओलंपिक्स में हम भी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आते हैं, हम भी तो मास्टर एशियन गेम्स खेल के आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उस तरह की रिकग्निशन हमें नहीं मिलती है, तो इसका बहुत दुख है और तो मैं चाहती हूँ कि मिलनी चाहिए। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक किस्सा बताती हूँ। 10-15 साल पुरानी बात होगी, जब मैं 40-42 साल की थी, तो मैंने अपने कामों की और अपने अचीवमेंट की वजह से मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा कि मुझे टेरिटोरियल आर्मी में एक पद दिया जाए। अच्छा। वहाँ से बकायदा चिट्ठी आई मेरे पास। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि टेरिटोरियल आर्मी में अभी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब अभी इस तरह का कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ठीक है। उसके बाद मैंने सुना कि कुछ 4-5 साल के बाद कुछ महिला खिलाड़ियों को वो मिली। तब मैंने दोबारा लिखा तो मेरे पास उसका आंसर आया कि ये अब आप 42 साल से या कितने साल से बड़े हो चुके हैं, इसके बाद अब आपको ये नहीं मिलेगा। और मैं टेरिटोरियल आर्मी में, देखिए सैलरी तो हमें लेनी नहीं है, हमें सिर्फ एक यूनिफॉर्म और एक ओहदा, एक डेजिग्नेशन मिलती है। बिल्कुल। तो मैं उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ अपने यूथ को, अपने गाजियाबाद के यूथ को, अपने आसपास के लोगों को सिर्फ प्रेरित करना चाहती थी कि जिंदगी के उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना भी है। बिल्कुल ठीक आपने तो कहा। उस तरीके की चीज़ें हमारे देश में उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और मैं तो अभी भी कहूँगी, मैं अभी भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं एनसीसी कैडेट थी और मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। लेकिन हमारी उम्र में सिर्फ या तो नर्स या डॉक्टर्स ही जा सकते थे, सैनिक महिलाएं नहीं होती थी। मैं तो अभी भी कहती हूँ आप मुझे आर्मी में ले लीजिए। तो मैं अभी भी देश की रक्षा के लिए जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी आपने बात बोली। तो ये तो बहुत मज़ा आ रहा है। वुमनिया के माध्यम से पॉडकास्ट में बहुत आपके साथ हम एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हैं और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे जी जब स्कूल में कदम रखते हैं तो एक सही उम्र क्या होती है बच्चों की जब उनकी स्पोर्ट्स की तरफ रुझान करके उनकी नींव रखी जाए? देखिए, स्पोर्ट्स कहते हैं पूत के पाँव तो पालने में नज़र आ जाते हैं। हमारी 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं, जिसमें से एक इंटेलिजेंस होती है जो जन्मजात होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस। तो जिससे हमारे अंदर खेल वाले गुण सूत्र कह लीजिए या जीन्स कह लीजिए, वो हमारे पास जन्मजात होते हैं या हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, विरासत में हम लेते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि हर बच्चे को खेलना चाहिए। जिस दिन वो स्कूल में कदम रखता है उसे स्पोर्ट्स की तरफ उसके स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, उसके माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उसे खिलाएं। मेडल लेने के लिए ना खिलाएं, लेकिन हेल्दी लेने के लिए तो ज़रूर खिलाएं। खेल उसकी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा
स्कूल के पहले दिन से होना चाहिए, और उससे पहले भी जब तक वो घर में है तो माँ बाप के साथ वो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करता रहे, खेल कूद, कुछ ना कुछ, भागा दौड़ी। मोबाइल्स को नहीं, खाना खाते वक्त मोबाइल्स को नहीं, माओ को एक कहानी सुनाने की ज़रूरत है, वो भी हमारे देश के वीरों की और वीरांगनाओं की। वो बहुत मिसिंग है इस समय। मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा समय स्कूल में बिताते हैं। जी बिल्कुल। है ना। जब स्कूल में बच्चा चला गया तो जो प्ले के बच्चे हैं, जो प्ले में Play हैं, group के। नर्सरी में हैं, या वहाँ से एक शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन जो स्कूल्स हैं, वहाँ स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या होती है? वो होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बोरा एक्टिविटीज़, बोरा काइंड होती है, सैक रेस हो गई, सैक रेस हो गई, लेमन रेस हो गई, बुक बैलेंसिंग रेस हो गई। इससे क्या होगा? इससे क्या एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी बच्चों की? देखिए, ये उसमें एक गिलहरी के जितना योगदान तो है स्पोर्ट्स की शुरुआत में, लेकिन ये असली स्पोर्ट्स नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट हर स्कूल में हर रोज डेडिकेटेड होनी चाहिए स्पोर्ट्स फिजिकल फिटनेस के लिए, जिसमें किसी दिन आपको योग कराया जाए, किसी दिन आपको रनिंग कराई जाए, किसी दिन आपको मोबिलिटी एक्सरसाइज कराई जाए, किसी दिन आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई जाए, और इसके थ्रू बच्चों के लेवल चेक करते चले जाएं। बीच में किसी दिन कोई गेम खिला दिया, किसी दिन कोई गेम खिला दिया, तो उसमें आप स्कैनिंग कर सकते हैं, उस टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हाँ, ये बच्चे ने अच्छा बास्केटबॉल खेला था, ये बच्चे ने अच्छी हॉकी खेली थी। स्किल नहीं है अभी, लेकिन उनकी ग्रिप से, हाँ, उनकी ग्रिप से, हॉकी पकड़ने की, हॉकी स्टिक पकड़ने की ग्रिप से, बिल्कुल, या बास्केटबॉल को कैसे उसने ग्रिप किया, कैसे पकड़ा, तो उन सब चीजों से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा इस गेम में निकल सकता है। रनिंग में पता लग सकता है। बिल्कुल ठीक है, 6-7 साल के बच्चे को आप शॉर्ट पुट 1 किलो या 2 किलो का दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आप शॉर्ट पुट में या थोड़ी सी 1 किलो के शॉर्ट पुट से, या आधा किलो की डिस्कस से, ठीक है, या जैसे मान लो 600 ग्राम का जेवलिन रेसेस करा दी, छोटा जेवलिन ले लिया, रेस करा दी, आपने लॉन्ग जंप करा दिया, हाई जंप करा दिया। बिल्कुल ठीक। तो ये गेम्स हमारी बेसिक डेली रूटीन में होनी चाहिए। बिल्कुल। तब हमारे देश में खिलाड़ी की खेती होगी, और जब इस तरह की खेती स्कूल की नींव से होगी तो ओलंपिक्स में हमारे 50-60 मेडल लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। हमारी ये खेती मिसिंग है, जड़ों में खेती मिसिंग है। वही चीज है, आज भी मुझे लगता है लोग नहीं सोच रहे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत छोटी थी, मैं वेस्ट बंगाल में रही हूँ जी। वहां पे बचपन से हमें सिखाया गया है कि आप ग्राउंड में जाना है, हाई जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है, रेस करनी है। हम उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। बिल्कुल। और एनुअल गेम्स की तरह, इस एनुअल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता था हर साल, और चैंपियनशिप 5th से शुरू होती थी, लास्ट आते आते पता चल जाता था कितने बच्चे किस किस चीज में निकल जाएंगे, और वो आगे फिर बढ़ते थे, स्टेट पे खेल रहे हैं, ओलंपिक खेल रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो वो सिस्टम मुझे लगता है हमारे यहाँ अभी भी मिसिंग है, बहुत मिसिंग है। वो है ही आज तक भी मिसिंग है। और मैं ये कहूंगी कि हमारे देश के ज्यादा नहीं तो 90% सरकारी या प्राइवेट स्कूल्स में मिसिंग है। अच्छा, एक मुझे जो लगता है, जो कोच होते हैं, जो स्पोर्ट्स कोच होते हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा खेल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी बात को ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास स्कूल्स में ना कोचेस नहीं है, हमारे पास स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर है। फिजिकल एजुकेशन टीचर सारे गेम्स को खिलाएगा, लेकिन हाँ, वो एक्सप्लोर कर सकता है। कोचेस आ जाएंगे एक स्पेशल गेम के लिए, तो वो कोचेस आपकी एकेडमीज के थ्रू हो सकते हैं, या जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो कोई गेम खेलता था तो वो उसकी कोचिंग दे सकता है। तो इस तरीके से अगर हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स सोचना शुरू करें और टीम बनाना शुरू कर दें, और उसके साथ साथ एथलेटिक्स की और गेम्स की भी कोचिंग के तरह से, मान लीजिए आपके 50 बच्चे या 60 बच्चे आप खिला रहे हैं, या 100 बच्चे आप खिला रहे हैं रोज के, तो हर रोज उसमें से एक एनेक्डोटल बच्चे का रिकॉर्ड बना लें कि ये बच्चे ने आज ये अच्छा खेला था, आज ये अच्छा खेला था। मैं पूरे दिन की बात कर रही हूँ कि पूरे दिन में अगर वो 100 बच्चे भी खिला रहे हैं तो उन्होंने 5 या 10 बच्चों के लिए भी एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना लिया, तो उन 5 से 10 बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है, जिससे उस टैलेंट को एक्सप्लोर करके ट्रेन किया जा सकता है उस दिशा में। इसमें क्या होता है कि आपने फिजिकल एजुकेशन की बात की, जहां मैं पढ़ती थी वहां फिजिकल एजुकेशन के ही टीचर था जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराते थे। बिल्कुल, मतलब सारी एक्टिविटीज होती थी। डेली का 100 मीटर का रिकॉर्ड चेक किया जाता था।
ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप बहुत फॉर्चुनेट थी कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ती थी। और उसमें मेरा, मुझे आज भी याद है कि मेरा 14 सेकंड का 100 मीटर का रिकॉर्ड भी रहा है। मतलब इतनी अच्छी स्पोर्ट्स में थी। वहां से जैसे ही मैंने स्विच किया इस साइड आके, मेरी वो सारी चीजें बंद हो गई, क्योंकि वहां कहीं स्कूल्स में कहीं ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं था, कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ही नहीं होती थी। हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने के लिए अलग से पुलिस लाइन जाना पड़ता था। तो वहाँ फैसिलिटीज ही नहीं थी। स्कूल सोचता ही नहीं था यहाँ पे, और आज भी वही खड़ा है। आज भी वही सीट वही है। 90% स्कूल्स की मेंटालिटी ये है कि हाँ, अगर स्कूल स्पोर्ट्स कराना है तो 8-10 दिन पहले बच्चों को बता दिया, भैया प्रैक्टिस कर लो, कंपटीशन लड़के आ गए। मतलब जो एक फॉर्मेलिटी है, सिस्टम की फॉर्मेलिटी है, वो निभा तो दी जाती है, लेकिन उसे दिल से करने की जरूरत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। उसमें जब तक शिद्दत और जुनून नहीं आएगा तो हम वैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स नहीं निकाल सकते। और मुझे लगता है आज के समय पे बच्चे चार दीवारी में अंदर बंधे रहते हैं। बिल्कुल। फोन पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहेंगे, और घर पे ही रहेंगे। पेरेंट्स अपना जॉब में चले जाते हैं, वो उस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि बच्चा क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि ये, इन चीजों के बारे में आप क्या कहेंगी कि पेरेंट्स का कितना हाथ है इसके पीछे? देखिए, कोई स्कूल मोबाइल नहीं पकड़ाता, है ना। मोबाइल की आदत कहाँ से आएगी? घर से ही आएगी। माँ बाप ही पकड़ाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो अब जब माँ बाप ने ही मोबाइल पकड़ा दिया तो स्कूल क्या ही कर लेगा, और कब तक कर लेगा? पेरेंट्स आके स्कूल में शिकायत तो लगा देते हैं कि मेरा बच्चा तो जी मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता। अब मोबाइल के बगैर खाना क्यों नहीं खाता? उसका पहला दिन जब आपने मोबाइल दिखा के खाना खिलाया था, तो उसको जो एक हैप्पीनेस मिली, वो उस हैप्पीनेस की उसको एडिक्शन हो गई। तो एडिक्शन देने में योगदान किसका है? कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो कारण तो घर ही है। बिल्कुल। तो ये घर से ही शुरू होगा और घर से ही बदलाव लाया जाएगा। मुझे लगता है बच्चों का ऑनलाइन गेम ही उनकी एक दुनिया बन के रह गया है आज के समय पे। इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ। एक तो जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसमें हमेशा ठाए 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 ठाए, उसको मार, उसको मर्डर कर, उसका मर्डर कर, यही लेवल्स हैं गेम्स के। इस लेवल पे तुम 5 लोगों को मारोगे तो अगले लेवल पे तुम्हें 10। आज मैं सुबह से न्यूज देख रही थी, तो उसमें मैंने जो घटनाएं सुनी, एक रेप की थी, 2 मर्डर्स की थी, हाँ, और उसके अलावा एक रोड रेज की थी। तो इस तरह की जो घटनाएं हम सुनते हैं, ये बच्चों की मेंटालिटी डेवलप कहाँ से हो रही है? इन्हें मोबाइल से। क्योंकि अब उन्हें स्क्रीन पे शूट करना, स्क्रीन पे गोली मारना, उनकी जो इंस्टिंक्ट है, उनकी जो एक भावना है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो गोली मारने में उन्हें मजा आने लगा। बिल्कुल। तो वो जब स्क्रीन पे गोली मार सकते हैं तो वो बाहर भी गोली मार सकते हैं, क्योंकि उनमें वो चीज डेवलप हो गई। आप अगर खून हर रोज देख रहे हैं अपने घर में, भाई एक कसाई का बच्चा है, तो वो कसाई, उसको मुर्गा काटना आसान लगेगा, क्या आप काट लोगे? नहीं काट पाओगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। और मेरी हालत तो ये है कि मैं पालक को भी जब गर्म पानी में उबलने के लिए डालती हूँ तो उससे माफी मांग लेती हूँ कि इतनी कोमल कोमल पत्तियां जो हैं उन्हें मैं पानी, उबलते पानी में डाल रही हूँ, मैं अपनी उंगली नहीं डाल सकती। बिल्कुल। तुलसी के पत्तों को कभी चाय में डालना होता है। जैसे मैं चाय तो नहीं पीती, कहवा बनाती हूँ कभी कभी, तो कहवा में मैं तुलसी के पत्ते डाल देती हूँ, तो उसमें मैं तुलसी के पत्तों से भी मैं माफी मांगती हूँ। तो हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच तो हमसे और हमारे घर से और हमारे संस्कारों से, हमारे माँ बाप से ही शुरू होती है ना। तो जो बच्चा मोबाइल में देख रहा है गोली मारना, तो उसे बाहर भी गोली मारना आसान लगेगा। उसमें देख रहा है कि तलवार से ऐसे काट दी उसकी गर्दन, उसने एक जो उसके सामने विलन आया उसको ऐसे मार दिया, और उस ये डिफरेंट कैरेक्टर्स ही तो बने हुए हैं बिल्कुल मोबाइल में, लेकिन असल में तो यही है ना, उसको मारना, या ऐसे मारना, या ऐसे मारना, या गोली मारना। तो यही तो सीखेंगे ना फिर बच्चे। मेंटालिटी और इमोशंस यहीं किल हो जाएंगे तो बाहर आके वो कुछ भी किल करेंगे। एक रीजन मुझे लगता है पेरेंट्स तो हैं ही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत फ्रीडम दी हुई है बच्चों को, क्योंकि वो खुद टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों के साथ, तो उस पर वो कंप्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, आजकल के बच्चे जो मैं देख रही हूँ, जो आप भी देख रही होंगी, अपनी प्राइवेसी बहुत रखना चाहते हैं, यानी कि कोई डिस्टर्ब ना करे छोटी से छोटी चीज के लिए। बिल्कुल, हर बच्चे को अपना कमरा चाहिए, अपना टीवी चाहिए, अपना मोबाइल चाहिए, शेयरिंग नहीं है। और पहले हम लोग कैसे बैठ के खेला करते थे, गेम्स खेलते थे, बातें करते थे, वो सब चीज वो मिसिंग है लाइफ के साथ। इसमें मैं कुछ हद तक दोष हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी देना चाहूँगी, और दूसरा ये कि जनसंख्या के चलते हमने 1-1, 2-2 बच्चे पैदा करने शुरू करे। जो एक
बच्चे का परिवार है या 2 बच्चे का परिवार है या फिर वो संयुक्त परिवार नहीं है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि वहाँ पर आप 2 BHK का घर लेके रह रहे हैं तो 1 बेडरूम में बच्चे और 1 में माँ बाप। तो इस तरीके से जो दीवारें बीच में खड़ी हो जाती हैं। संयुक्त परिवार में क्या है कि आज आप नानी के पास जाके सो गए, दादी के पास जाके सो गए, भुआ के पास जाके सो गए, मम्मी ने डांटा तो चलो भुआ से शिकायत लगा दी या दादी से शिकायत लगा दी। तो जो हमारा एक ह्यूमन टच है वो मिसिंग होने लगेगा। तो जब आप AI क्या आपको हक कर सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है? नहीं कर सकती। माँ कर सकती है। हाँ, माँ तो कर ही सकती है। हाँ। तो AI आपको ये तो फील है ना। हाँ, तो जब वो फील मिसिंग होने लगेगा, हाँ, तो जब वो फील मिसिंग होने लगेगा तो हमें अकेलापन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। बिल्कुल। आप ये बताइए कि आज की मम्मी सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चे को कितनी बार सिर सहलाती होगी। हमने सुना क्या था, महसूस किया है कि जब हमें चोट लगती थी तो मम्मा फूंक भी मार देती थी तो ऐसे लगता था ठीक हो गया, फूंक। राइट। तो आजकल ये सब बहुत मिसिंग है। और जब ये मिसिंग होने लगता है तो एक मेंटालिटी लोनलीनेस की तरफ जाने लगती है। बिल्कुल। तो जब वो बच्चे अकेले होने लगते हैं तो फिर उन्हें वो अकेलापन अच्छा लगने लगता है और उसमें उनका साथी होता है मोबाइल। पेरेंट्स को जरूरत है बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करने की। वो इन्वॉल्व नहीं करते, वो उसको फ्री छोड़ देते हैं। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो बहुत जरूरी है। एक सवाल मैं आपसे और पूछती हूँ, महिलाओं की हार्मोनल बैलेंस जो डिस्टर्ब हो जाते हैं जी, उसके लिए फिटनेस का क्या रोल है? देखिए, मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मेंस्ट्रुअल हाइजीन की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। अच्छा। और उसमें ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हमारे हार्मोन्स क्यों इम्बैलेंस होते हैं। फीमेल्स के स्पेशली, बॉयज़ के भी होते हैं, बॉयज़ को भी थायराइड होता है, गर्ल्स को ज़्यादा हो जाता है। हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, PCODs हो जाते हैं, PCOs हो जाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा कारण है देर रात तक जागना। दूसरा कारण है जंक फूड खाना। तीसरा कारण है नो फिजिकल एक्टिविटी। चौथा कारण है मोबाइल के साथ लगे रहना। और पांचवा कारण है हेल्दी फूड ना खाना। अरे वाह, हेल्दी फूड से याद आया कि मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आई थी। अच्छा। मैं ट्रे मंगाती हूँ अभी आपके लिए। मैं भी देखती हूँ मेरे लिए क्या स्पेशल लेकर के आई है। देखिए आप इसमें से क्या पसंद करेंगी। आई थिंक ये देखिए, आपको शायद पसंद आएगा। पुनीता जी, आप मेरी दोस्त हैं या दुश्मन? नहीं, मैं तो आपकी दोस्त हूँ। पर मुझे लग रहा है आप मेरी दुश्मन है। क्यों? देखिए, आप मुझे सीधे सीधे कैंसर, हाइपरटेंशन और शुगर खिला रही हैं। क्या बात कर रही हैं आप? सच में। अच्छा, तो ये ठीक नहीं है। ये तो बच्चे जो सभी बड़े है ना, अगर ये ट्रे का सेवन हम हर दूसरे तीसरे दिन कर लें या रोज कर लें या कभी भी कर लें, तो मैं तो ये कहूंगी कि आप अपने दुश्मन को भी मत दें। जूस ये भी नहीं? ये तो लोग सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पीते हैं आई थिंक। नहीं। अच्छा। और मैं इसमें से कुछ भी नहीं ले पाऊंगी। और मैं आपको इसका सच अगर बताऊं तो मान लीजिए हमारा ये एक पैकेट है, हम ब्रांड का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप इस पैकेट के इधर से ना देख करके, ये तो आपने देखा पैकेट, लेकिन जब आप इसको पैकेट घुमाओ और खुद जान जाओ वाली एक खेल खेल लेंगे तो तब आप समझेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और इसके बाद आपके ऊपर इसका क्या असर होने वाला है। ये ट्रे फुल ऑफ कैंसर है, ये ट्रे फुल ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये ट्रे फुल ऑफ हाइपरटेंशन है और ये ट्रे फुल ऑफ डायबिटीज है। अरे ये तो सब बच्चों को भी दूध दे में रहे हैं। हाँ, बच्चे दूध में डाल के लेते हैं। ये तो आप इसे भी आप मना कर रही हैं। आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा है। हाँ, ये तो है। डायबिटिक बच्चे हो रहे हैं। तो कारण तो है ना कुछ। और मीठी गोलियां भी नहीं, जो कलरफुल गोलियां आती हैं, लाइक जैसे आपने बिंदी आई थिंक आपने जो लगाई हुई है, इस टाइप की जो कलरफुल गोलियां आती हैं, लोग बड़े चाव से खाते हैं उसे। हाँ, वो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। आई थिंक वो भी आप मेरे लिए शौक से लाई हुई हैं। ये कलरफुल गोलियां हैं यहाँ पर। इसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगी, अच्छा। और इंग्रेडिएंट्स के हम अगर आप गूगल पे चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आप खाएंगी और अपने बच्चों को खिलाना चाहेंगी। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ आप डिटेल्स में एक मैसेज तो सबको दे ही दीजिए, पेरेंट्स को और बच्चों को। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा खेल बताती हूँ। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। हम अपने बच्चों को बड़े शौक से ये रंगीन गोलियां खिलाते हैं। सबसे पहले ये जो खाने की चीज़ें हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ऐड बनाए जाते हैं, तो हमें लगता है ये सेफ़ हैं खाने के लिए। और कुछ बड़ी जो चीज़ें हैं, जूसेस वगैरह हैं, वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को लेकर के ऐड बनाए जाते हैं।
तो हमें लगता है अरे वाह, अगर हम ये वाली ड्रिंक पियेंगे तो इतने ताकतवर हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, हम छोटे छोटे बच्चों के दूध में बहुत सारे एनर्जी बूस्टर्स के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिला के उन्हें पिला देते हैं कि उन्हें अब न्यूट्रिशन फुल मिल गया, उनकी ग्रोथ हाइट कम है तो बड़ी हो जाएगी। यस और उसमें भी बच्चे दिखाए जाते हैं, पहले दिखाया बच्चे की हाइट इतनी है और 2 महीने के सेवन करने के बाद बच्चे की हाइट यानी कि बच्चा फिटनेस पे काम ना करे, भागे दौड़े नहीं, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ना करे और उसकी हाइट एकदम बढ़ जाए, कैसे हो जाएगी? बिल्कुल। ये एक रीजन भी आई थिंक कि लोगों की हाइट आजकल कम है। बिल्कुल, बहुत सारे रीजंस हैं, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा सकती हूँ। और हर व्यक्ति पैकेट घुमाओ और खुद जान जाओ करेगा अगर, तो इसके इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ एक वाक्य गूगल कर ले कि ये वाले प्रोडक्ट का नाम डाले, जो भी अभी मैं आपको प्रोडक्ट्स के नाम बताऊंगी और जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स के नाम बताऊंगी, उन इंग्रेडिएंट्स को अपने गूगल में डाले और सिर्फ एक वाक्य टाइप कर ले कि इसका हमारे ह्यूमन बॉडी पर क्या बैड इफेक्ट है, तो आपको पता लग जाएगा कि हम अपनी थाली में इन खूबसूरत पैकेट्स, रंगीले पैकेट्स के पीछे क्या खा रहे हैं। देखिए, इनके प्रोडक्ट्स हैं पोटैटो, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सीजनिंग, शुगर, आयोडाइज्ड सॉल्ट, मिल्क सॉलिड्स, स्पाइस, और इसके साथ साथ इसमें कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो हैं जिसका नाम है फ्लेवर एनहांसर 627 एंड 631। फ्लेवर एनहांसर 627 एंड 631 मैंने 2 बार इसलिए दोहराया कि सब लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, इस फ्लेवर एनहांसर को आप गूगल करके देखिए 627 एंड 631। तो ये गूगल करके जब आप देखेंगे और गूगल में लिखना क्या है कि इसके क्या बैड इफेक्ट्स हैं ऑन ह्यूमन बॉडी, तो जब आप ये चेक करेंगे, और मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट अपने फ़ोन पे ही करके दिखा देती हूँ और उसको आप जूम करके भी दिखा सकते हैं बाद में कि इसका क्या असर हमारे शरीर पर होता है। फ्लेवर एनहांसर 631 डी सोडियम इनोसिनेट और 627 जो है डी सोडियम ग्वानिलेट, आमतौर पर खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक यौगिक हैं जो स्वाद को बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ लोगों को इनके सेवन से एलर्जी या असहिष्णुता मतलब इंटॉलरेंस मींस उनका पेशेंस खत्म होना हो सकती है, जिसके विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द, मतली, उल्टी, चक्कर आना, त्वचा पर लाल चकत्ते, सांस लेने में तकलीफ आदि। और फ्लेवर एनहांसर 631, 627 जो है इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करता है। कुछ लोगों को इससे पेट दर्द भी हो सकता है और एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। ये सब बीमारियां, ये देखिए, पेट दर्द की समस्या, सिर दर्द और चक्कर आना, त्वचा की समस्याएं, सांस लेने में तकलीफ, इन सब ये एक सिर्फ इतने से चिप्स खाने से है। और बच्चे एक पैकेट पे कहाँ रुकते हैं, वो तो 2 पैकेट। अब क्यों नहीं रुक पाते एक पैकेट पे, उसका भी एक कारण है। ये तो एक चीज है, जो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये बच्चों के दिमाग में जब हम इसे खाते हैं, आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आप ऐसी नूडल्स खाते हैं या चिप्स खाते हैं, हाथ रुकता नहीं है। बिल्कुल। इसकी वजह क्या है, कभी जानने की कोशिश की? नहीं, बताइए आप। इसकी वजह है, जब हम ये खाते हैं तो हमारी टेस्ट बड्स को बहुत सुकून मिलता है और वो सुकून हमारे दिमाग तक जाता है। ठीक है, जब दिमाग में हमारे अंदर डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। ठीक है, जब वो रिलीज होता है तो हमें बहुत आनंद मिलता है और हम सब जीते किसके लिए? उसी आनंद के लिए। बिल्कुल राइट। ऐसे ही जो बच्चों के जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं दूध में मिक्स करने के लिए पिलाए जाते हैं, उनमें ऐसे और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो अभी इसमें एक मिला, मैं उनके भी आपको बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है कि अगर बच्चे को आपने ये सब दे दिया, उसको डोपामाइन मिला, उसे बहुत अच्छा लगा, उसका अगले दिन भी उसी की तरह से दूध पीने की इच्छा होगी कि मुझे वो मिक्स करके दीजिए। और अगर आप मिक्स करके नहीं देंगे तो इसमें जैसे आपने पढ़ा कि उसका मूड अपसेट हो जाएगा। बिल्कुल। असहिष्णुता मतलब इंटॉलरेंस उसमें डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहा है। आज आपने दिया, कल नहीं लेके दिया, क्योंकि बच्चे को क्रेविंग है, खाना है, नहीं मिला तो आप जमीन पे लेट के रोएगा और आप मजबूरी उसको देंगे। बिल्कुल। तो अभी जो हम बच्चों को भी एजुकेट कर रहे हैं वो इसी तरीके से कि पैकेट घुमाओ खुद जान जाओ, पैकेट घुमाओ खुद जान जाओ। तो इस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को। ये समझ में आने लगा है कि हम तो इसके थ्रू जो है शुगर,
डायबिटिक हो रहे हैं, हाइपरटेंशन हमें हो रहा है और हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, और लड़कियों को एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो उनके पीसीओज हो रहे हैं, पीसीओडीज हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा है ये सब। ये इन सब के कारण इसमें छोटे 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 छुपे हुए हैं। हम इतना 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 जहर करके बहुत सारा रोज ले जहर लेते अपने हैं। अंदर भर बिल्कुल। लेते हैं। देखिए, ये एक जूस है, एक कंपनी का जूस है, बड़ी रिनाउंड कंपनी का जूस है। आपके घर में जूस के कितने घंटे फ्रेश रहता है मैम, जो आप फ्रेश जूस निकालती हैं? मैं तो तुरंत निकालती हूँ, तुरंत पिलाती हूँ। मैं कितने रखती नहीं कितने हूँ। घंटे रख सकते हैं? मैं 2 नहीं दिन, रखती। 3 दिन, 4 दिन? नहीं, मैं तो नहीं कितने रखती। घंटे? देखिए, पर्सनली मैं नहीं यूज करती है सब जूस, क्योंकि नहीं मैं नहीं, अगर फिटनेस आप पे, घर में जूस निकालती है तो कितनी देर फ्रेश रहता है वो? मुझे लगता है 15 मिनट, 10 मिनट। ठीक है ना? हाँ। अब इस जूस की एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं। इस जूस की मैन्युफैक्चरिंग डेट है मार्च 25 और एक्सपायरी डेट है सितंबर 25। क्या एक जूस 6 महीने तक फ्रेश रह सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तो ये फ्रेश कैसे माना जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी सारी प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स पर आते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में है एसिडिटी रेगुलेटर INS 333। इस सब को आप गूगल करके देख लीजिए तो जी। आपको पता लग जाएगा। फिर इसके बाद है स्टेबलाइजर INS 440। फिर है नेचुरल एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स। उसके बाद है कलर INS 160। ठीक है, और उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट INS 300। ये सब चीजें हमारे जूस में हैं। क्या ये सब चीजें, ये नंबर वाली चीजें हमारी किचन में है? नहीं, है ही नहीं। तो फिर इसमें है क्यों? और हम इस्तेमाल करते हैं। आप इस्तेमाल करते हैं। पूरा सुबह जग भर के सबकी डाइनिंग टेबल पे रखा होता है, बेटा आ जाओ पी लो। जूस पी लो, हेल्दी हो जाओगे। अब मैं आपको इन सब का गूगल करके दिखा देती हूँ। ये है INS 330। पहली बात तो ये हमारी किचन में नहीं है। ठीक है। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स बताए हैं, साइड क्या, मैं तो इन्हें बैड इफेक्ट्स कहूंगी। इससे सबसे पहले क्या होता है, जब इसे लिया जाता है तो दांतों के क्षरण का कारण बनता है, यानी दांत में टूथ प्रॉब्लम। इरोजन। ठीक है। लोगों को साइट्रिक एसिड से एलर्जी हो सकती है। ठीक है। और इसके बाद जैसे पित्ती, सांस लेने में कठिनाई, चेहरे, होठ, जीभ या गले में सूजन, तो तुरंत चिकित्सक के पास हमें जाना पड़ता है। ऋचा जी, ये जो प्रोडक्ट है जो आपके हाथ में है जी। मुझे लगता है ये तो माँ को लगता है कि यही दूध में डाल के मिला के पिला दो तो बच्चे की तो हाइट बढ़ जाएगी और बच्चा जो है फिट हो जाएगा और बहुत क्लास अच्छी में भी चीज। फर्स्ट आ जाएगा। और क्लास में भी फर्स्ट आ जाएगा। बस इतना सा हर माँ कर ले कि पैकेट घुमाए और खुद जान जाए। इसके पीछे आप देखिए, इसके इंग्रेडिएंट्स में जाए। जनरली हम क्या गलती करते हैं, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ लेते हैं, उस पे इसके नहीं जाते। इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में पढ़िए, जो बहुत बारीक बारीक जानबूझ के लिखे जाते हैं कि कोई पढ़ ही ना पाए। इसमें एक है एमल्सीफायर 322-471 और एक इसमें कलर है 150C। ठीक है। आप केवल इन 2 इंग्रेडिएंट्स को ही चेक कर लें और इन 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चेक कर लें कि इनका ह्यूमन बॉडी पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रभाव ढूंढेंगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन बुरा प्रभाव पड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने बच्चे को सीधे सीधे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर उसके दूध के गिलास में परोस के दे रही हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट जब आता है तो सबसे पहले उसे ध्यान से देख लें। जी। अच्छा देख के लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके असर क्या होने वाला है उस पे जाते ही नहीं है। जी। एक प्रोडक्ट और है बिल्कुल। जो मैं आपको बिल्कुल चाहूंगी कि आप दर्शकों को हमारी बताएं। और जी, ये तो इसके बिना तो पार्टी ही नहीं होती आई थिंक। देखिए, इसके बगैर तो पार्टी ही नहीं होती है। राइट। इसके बगैर तो पार्टी ही नहीं होती और इसके बगैर आप स्ट्रांग भी नहीं बन सकते। बिल्कुल। लेकिन जो ये इसके ऐड कर रहे हैं उनसे एक बार पूछिए वो खुद कितना पीते हैं इसे। बिल्कुल ठीक आपने राइट। कहा। बिल्कुल। और इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स अगर हम चेक करते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स में है कैफीन 8.3। और कैफीन का क्या रोल है? लोग सोचते हैं इसे पी के हमें एक्टिव हो गए, हमारा दिमाग जो है सतर्क हो गया। आपने कैफीन ले ली तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। ठीक है। आपको उस समय तो बहुत हाई लगेगा क्योंकि आपके हार्मोन्स आपको उस समय हैप्पीनेस देंगे, लेकिन जो उसका बाद में एक इफेक्ट होगा वो आपको क्या करेगा वो आपको खुद से अब जानना है, क्योंकि मैंने आपको गेम सिखा दिया है। पैकेट घुमाओ, खुद जान जाओ। यस, पैकेट घुमाओ, खुद जान जाओ। यस। क्या बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो इनको चेक कीजिए। इसमें भी है कलर 150D, कोल्ड ड्रिंक है। इसमें भी एक कलर है जो नंबर के साथ है,
कलर 150D अच्छा। एंड नेचर आइडेंटिकल एंड आर्टिफिशियल कोला, उसके साथ साथ है फ्लेवरिंग सब्सटेंस। तो इन सब के आप एक बार गूगल करके साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स चेक कर लीजिए, मेरी ड्यूटी डन हो चलिए, आपने तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दी जो लोगों के किचन में इसके बिना काम ही नहीं चलता, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जो हर हमारी आने वाली पीढ़ी है हम उसको क्या दे रहे हैं लाड के नाम पर, इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है जी। तो लाइए आई एम मुझे सो दीजिए। सॉरी पुनीता जी, मैं ये सब नहीं खा पाऊंगी। ऋचा जी, ये तो बहुत फिटनेस की बातें चल ही रही हैं, इसी से रिलेटेड एक सवाल और पूछती हूँ। अवार्ड आपने बहुत लिए हैं और मुझे लगता है आपको अवार्ड याद भी नहीं होंगे कितने अवार्ड आपने लिए हैं। जी, तो कोई ऐसा अवार्ड जो आपने लिया हो और आपको बहुत ही गर्व महसूस किया हो आपने, और आपको वो दिन आज भी याद हो? मुझे अवार्ड्स और मेडल्स बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारे, ईश्वर की बहुत कृपा रही है। तो सबसे पहला मेडल जब मेरा गोल्ड आया था सीनियर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का, कोलकाता में कल्याणी यूनिवर्सिटी में, 8 जनवरी 1991, वो दिन मुझे नहीं भूलता। और उसके बाद 4 सितंबर 2011 CBSE नेशनल अवार्ड मिला था, वो दिन मुझे नहीं भूलता, मतलब मैं आसमान में थी। और उसके बाद 11 नवंबर 2023 मैंने एशियन मास्टर्स गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था हैमर थ्रो में, वो दिन मुझे नहीं भूलता। और उसके बाद अभी अक्टूबर में मैंने शॉट पुट में मलेशिया में ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो वो दिन मुझे नहीं भूलता। इसके साथ साथ भारतीय गौरव सम्मान, मैं किताबें लिखती हूँ, उसके लिए भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है इंद्रप्रस्थ भारतीय कार्यकारिणी सभा के द्वारा। अच्छा। और उसके साथ साथ पेंटिंग्स में भी मेरी नेशनल एग्जीबिशन में मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हो चुकी थी। ऑलराउंडर हैं आप। ऑलराउंडर कह लीजिए या जो भी जी। बस ऐसे ही जर्नी चल रही है और ईश्वर की अनुकंपा है, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आगे भी ऐसे ही रहे। मेरे माइंड में एक सवाल और आ रहा है, जी। जो कि जनरली मैं देखती हूँ स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, जी तो क्या कभी आप इसकी शिकार हुई? हाँ जी, मैं इसकी क्या शिकार आपको हुई। कभी ऐसा लगा कि अगर ये चीज़ ऐसे नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ होती? इसकी शिकार मैं हुई, मैंने उसकी वजह से अपना गेम भी बदला। मैं हॉकी में 2 नेशनल खेल चुकी हूँ। मैं जूनियर नेशनल खेल रही थी जो मुरादाबाद में हो रहा था, तो उसमें मुझे मैचेस में खिलाया गया, हम वो मैचेस जीते भी। मैं ये नहीं कहती कि सारा श्रेय मुझे जाता है, पूरी टीम को जाता है हमेशा श्रेय, लेकिन जिस मैच में इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन होना था उस मैच में मुझे नहीं खिलाया गया, उसमें लखनऊ हॉस्टल की गर्ल्स को खिला दिया गया। तो क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स रही होगी? कोचेस जैसा कहेंगे खिलाड़ी को मानना पड़ेगा। तो अब आप समझ लीजिए पॉलिटिक्स थी या क्या था। अब इंडिया की टीम में सिलेक्शन वाले मैच में जो सेमीफाइनल मैच था उसमें मुझे नहीं खिलाया गया, उससे पहले जो मैचेस थे उनमें मैं खेलती रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में आज भी जो खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे होंगे, जो सोचते होंगे, जैसे आपने आज कहा कि आप हो सकता है कहीं और कहीं होती हैं, तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी बैक कर जाते होंगे पॉलिटिक्स का शिकार हो। बिल्कुल, कुछ लोग तो हिम्मत बेवजह भी हार जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह पॉलिटिक्स होती है, इसलिए ये टीम गेम था, इसमें पॉलिटिक्स हो सकती थी। लेकिन जैसे मैंने अपना इंडिविजुअल गेम डिस्कस शॉट पुट और हाई जंप उस समय सिलेक्ट कर लिया, उसमें पॉलिटिक्स नहीं हो सकती थी। मतलब 99.9% पॉलिटिक्स नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपको अपनी परफॉर्मेंस के साथ बोलना है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस ये हो सकता था कि हमें आगे खेलने भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, वो निर्णय एक होते थे, लेकिन हम अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा तो बोल सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपने इंडिविजुअल गेम्स को चूज़ किया, और वो इंडिविजुअल गेम्स के थ्रू फिर मैंने खेलना शुरू किया, और उसमें मैं नेशनल इंटरनेशनल खेल रही हूँ। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि कंप्रोमाइज़ करेंगे तब आप एक सीढ़ी चढ़ पाएंगे, तो क्या स्पोर्ट्स में भी इस टाइप की पॉलिटिक्स, इस टाइप की कंप्रोमाइज़ वाली फील्ड है? देखिए, ये अपने मनोबल पे ज़्यादा निर्भर करता है, आप कितने हेड स्ट्रॉन्ग हैं, और ऐसी चीज़ें टीम गेम्स में ज़्यादा होती हैं, इंडिविजुअल गेम्स में कम हो पाती हैं। और अगर किसी को फिसलना ही है, गिरना ही है खाई में, तो आप ज़रूर गिरेंगे, लेकिन अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से दहाड़ के बोलेंगे तो सामने वाले को अपने हथियार डालने ही पड़ेंगे। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस बोले, ना कि कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ें बोले, तो वो ज़रूरी है।
ऋचा जी, एक सवाल मैं आपसे और पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को कहाँ देखती हैं? मैं अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। किसी ने मुझसे एक बार सवाल पूछा था कि अगर आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाई जाए तो उसका नाम क्या देंगी? जी। तो मैं उसका नाम देना चाहूँगी गॉड्स चॉइस। क्या बात है। कि हम सब कुछ भी सोचते हों, लेकिन होता हमारी ज़िंदगी में वही है जो ईश्वर लिख के भेजता है, और वही निर्णय हमारे लिए सही होता है। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि बचपन से लेके छोटेपन से लेके माँ बाप का बहुत मुझे सपोर्ट रहा। मैंने जो करना चाहा मुझे वो करने दिया गया, और इस पे भी मैं यही कहूँगी कि ईश्वर मुझे उस राह पर लेकर के जाना चाहते थे जिस पर मैं आज चल रही हूँ। बिल्कुल। उसके बाद वैवाहिक जीवन, वो भी मुझे बहुत सपोर्टिव मिला। उस तरीके से भी मैं आगे बढ़ती रही। बहुत ज़्यादा कभी बंधन मुझे नहीं मिले। बिल्कुल। तो मैं आज़ादी से जो मुझे करना था मैं करती रही। यहाँ पर भी श्रेय ग्रैटिट्यूड भगवान को जाता है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा चाहा था तो मैं इतना काम कर पाई। सबकी सपोर्ट मुझे मिलती रही। तो मैं हमेशा हर चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, और हमेशा कहती हूँ कि गॉड इज़ वेरी काइंड एंड आई एम फाइन। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि आप आज हमारी फीमेल्स को क्या एक मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, हमारी फीमेल्स क्या करती हैं, अपने आप को खो देती हैं। हम विमेन हैं, फीमेल हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि FEMALE, FE केमिस्ट्री में साइन होता है आयरन का। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में FE आयरन का साइन होता है। तो जब महिला का FE मेल के यानी कि पुरुष के तत्वों में मिलता है तब एक फीमेल का निर्माण होता है। यानी मेल के साथ आयरन तत्व मिल जाता है तो औरत इतनी स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, बिल्कुल। मेल के साथ आयरन मिलने का मतलब, मेल के साथ FE मिलने का मतलब फीमेल, कि आप आयरन प्लस पुरुष तत्व को भी अपने अंदर समाये हुए हैं और दोनों की शक्तियों से भरी हुई हैं। तो आप इतनी स्ट्रांग हैं, ये कभी मत भूलिए। दूसरी बात ये कि हम त्याग की देवियां बन जाती हैं। त्याग की देवी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी हेल्थ का त्याग मत करें। बाकी आप अपनी आशाओं का, उम्मीदों का, ख्वाहिशों का त्याग करें, लेकिन अपनी हेल्थ का त्याग मत करें। क्योंकि जब आप हेल्थ का त्याग कर देंगी, बीमार रहने लगेंगी, तो लोग भी आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अपने आप को बचाए रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, बाकी कुछ भी त्याग करें, लेकिन हेल्थ का त्याग ना करें। हेल्थ के प्रति 100% कमिटेड हो जाएं। तो ऋचा जी, चलते चलते मैं चाहती हूँ, मुझे पता चला कि आप कविताएं आप बहुत अच्छी सुनाती हैं, गाती हैं, लिखती हैं, तो मैं चाहूँगी दर्शकों के लिए कुछ 2 लाइन हो जाए। देखिए, आपका शो है वुमनिया और उसका सबटाइटल है आत्मनिर्भर नारी। बिल्कुल। तो मैं नारी के ऊपर ही कुछ कहूँगी। गर्व करो कि तुम नारी हो, गर्व करो कि तुम नारी हो, प्रकृति के हर दृष्टिकोण से, हर आयाम में तुम भारी हो। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया सुन के। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वुमनिया के प्लेटफॉर्म पे आई, और आगे भी आपसे कुछ ना कुछ हम चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। और मुझे लगता है कि जो आज हमने बातें की हैं वो बहुत दूर तक जाएंगी। इसकी गूंज जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। क्या बात है। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी। तो दोस्तों, याद रखिए, फिट महिला सशक्त परिवार और स्वस्थ समाज की पहली सीढ़ी होती है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें और सक्रिय रहें।